कि मैं डॉक्टर एम.एस. विमल हूँ, अंग्रेजी का प्राध्यापक रेवाड़ी कॉलेज में गवर्नमेंट में हूँ। हमारे कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रेवाड़ी है, जो आपके जिले का लीड कॉलेज है, अंग्रेजी कॉलेज है। उस कॉलेज की ओर से मैं जिले का नोडल अधिकारी हूँ कॉलेज चलो अभियान का, जिसमें आपका पृथ्वीपुर, ओरछा और रेवाड़ी के जितने भी स्कूल हैं, 28 स्कूल शासकीय स्कूल हैं, उन सब में हमारा भ्रमण होता है, विजिट होता है। पिछली साल भी इस स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करवा में आए थे। कुछ ही करवा में प्राचार्य जी हमारे साथ थे, इस बार फिर से हैं। मैं वेलकम करता हूँ प्राचार्य जी का और आप सभी बच्चों का, और शासन के उद्देश्य हैं उनसे आपको थोड़ा अवगत कराऊंगा। एक तो ये कि 12वीं के बाद आपको स्कूल के बाद सीधा कॉलेज में प्रवेश लेना है। ये ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया के तहत एडमिशन होता है। 12वीं का रिजल्ट जैसे ही आता है तो आपको ये जरूर नहीं है कि कॉलेज आओ, आपके कुछ ही करवा में की दुकान है, साइबर कैफे कहते हैं, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। ऑनलाइन आपके प्रवेश करते हैं, पूरे ऑनलाइन प्रवेश ये जो है भोपाल से संचालित होती है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप BA, BSc, BCom जिसमें भी जाना चाहो, आपकी मर्जी, आपका जो भी इच्छा है, जो भी आपका विषय है 12वीं में। अगर आर्ट पढ़ रहे हैं तो BA में जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप BSc में जाओगे, और कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो BCom में जाओगे, और या आर्ट्स BA में भी जा सकते हो। तो आप लोग कोई भी पढ़ाई न छोड़ें। सरकार चाहती है कि आप सब लोग ग्रेजुएट हों, क्योंकि आजकल 12 पास होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। तो ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया से हैं संबंधित। गांव के स्कूलों के बच्चों को कॉलेज में आए बगैर उनका एडमिशन हो जाता है। बस समय समय पे आपको अपडेट रखना है, जानकारी लेते रहना कि मेरा नाम किस लिस्ट में निकला है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 4 चरण चलते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा है, हमारे कॉलेज में जो योजनाएं सरकार चला रही है वो बहुत अच्छी योजना है, छात्र कल्याणकारी योजना है। अभी नई योजना चली, बस वाली योजना। आपने देखा होगा एक हमारे कॉलेज से पीली बस आती है और वो आपके ये शक्ति भैरव मसाटी खुशी करवा होकर निकल के सीधा रेवाड़ी कॉलेज पहुंचती है, बच्चों को लाती है, ले जाती है, छोड़ देती है। तो ये फ्री है, निःशुल्क सेवा है सरकार की ओर से। फिर उसके अंदर जो योजनाएं हैं उनमें छात्रवृत्तियां जैसे आपको यहाँ मिलती हैं वैसे वहाँ भी मिलेगी, और एक्स्ट्रा बढ़ गई है। छात्रवृत्ति का नाम है गांव की बेटी योजना। तो जो बच्चे 12वीं में 70% लाते हैं उनको 5,000 रुपये प्रति मास साल मिलता है, और लगातार जब तक वो पढ़ते हैं 3 साल तक, वो गांव की बेटी योजना बनती है। फिर एक प्रतिभाकरण योजना है, और भी तरह की छात्रवृत्तियाँ हैं जो आपको फायदे की हैं। और एक NCC है हमारे यहाँ चलती है, गर्ल्स के लिए भी एक यूनिट है और बॉयज के लिए भी एक यूनिट है। तो गर्ल्स बॉयज के अलग अलग यूनिट है। NCC का जो है बहुत बड़ा महत्व है अपनी लाइफ में। जब भी आप पुलिस या फौज की सेवा में जाना चाहोगे तो उस समय अगर C सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको बहुत सारे छूट मिलती है अंकों में। उसका जो लाभ है आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार NCC में काम करते हैं 3 साल तक। आपको ड्रेस फौजी स्टाइल में, NCC बच्चे यहाँ से रहते होंगे, आपने देखे ही होंगे। दूसरा स्पोर्ट और खेलकूद के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, वहाँ पे स्पोर्ट ऑफिसर है। गर्ल्स के बॉयज के लिए बहुत सारे अच्छे खेल खिलाए जाते हैं। खेलों के लिए जिला स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी किए जाते हैं बच्चे। समय समय पर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, तो उनको आगे चलकर काम आते हैं। नवीन शिक्षा नीति 2020 से मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है, सर आप तो बैठे हैं, दो लोग बैठना जरूरी है। तो आप जो है नई शिक्षा नीति 2020 का जो है मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने शुरू की है। अब नई शिक्षा नीति में जो चीजें हैं वो आपको मैं बता दूं। एक तो ये है कि जैसे
जैसे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि थोड़ा साइंस भी पढ़ना हमें चाहिए थी, साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ओपन इलेक्टिव विषय में मार्कर है सर, मार्कर नहीं है आपके पास, मार्कर है किसी के पास? हाँ, चलो हम वैसे ही बताए दे रहे हैं। एक 4 तरह के विषय होते हैं, एक मेजर विषय, एक माइनर विषय, एक इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव। तो अगर बीए में आप आ रहे हैं तो मेजर में आप अपना हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल जो भी पढ़ रहे, राजनीति, वो मेजर में लिख लेंगे। दूसरा विषय माइनर में होता है, छोटा विषय। तीसरा आपका इलेक्टिव में, वो भी आपके ही विषय से लिया जाएगा। लेकिन चौथा विषय जो होगा ओपन इलेक्टिव का, वो आप साइंस का चुन सकते हो। आर्ट का विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ सकता है या बॉटनी पढ़ सकता है। तो ये जो है नवीन शिक्षा नीति का बहुत बड़ा एक फायदा होगा। इसी तरह साइंस का बच्चा है जो बीएससी कर रहा है, अब उसने कहा बीएससी में तो हमें गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने को मिलेगी, आर्ट का ज्ञान कैसे मिलेगा कंपटीशनों में, तो आर्ट का भी आता है, तो फिर वो चौथे नंबर पे आर्ट का विषय ले सकता है ओपन इलेक्टिव में। राजनीति या जो भी आप चाहोगे, सारे आर्ट के खुले रहते हैं साइंस वालों के लिए। ये नई शिक्षा नीति का पहला लाभ। दूसरा, नई शिक्षा नीति में एक और लाभ है कि बच्चे ने, मान लीजिए किसी ने फर्स्ट ईयर पास करके छोड़ दिया, तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाती, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर पास किया, वो सर्टिफिकेट नौकरी में काम आ सकता है। सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, पहले ऐसा नहीं होता, अब डिप्लोमा का मिलेगा। तीसरी कंप्लीट डिग्री करते हो तो डिग्री का मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति में आपके जो एडवांटेजेस हैं ये मेजर किए थे। बाकी उस शिक्षा में रोजगार के अवसर कितने होते हो सकते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, कि बीए करके, बीएससी करके या बीकॉम करके ग्रेजुएशन के बाद आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद शिक्षा में इतने कोई भी ऐसा पद नहीं है, पटवारी से लेके आप जितने ऊंचे पदों पर, सबके लिए उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद ही संभव है ना। पहले तो पुलिस में और फौज में कम पढ़े लिखे लोग लगते थे, अब तो हर जगह ग्रेजुएट मांगने लगे कि आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। तो उच्च शिक्षा से ही सारे रास्ते खुलते हैं, टीचर बनना है, जो भी बनना है दुनिया में जितनी भारत में नौकरियां हैं, वे आपको ग्रेजुएशन सही मायने में स्टार्ट होती है। इनके लिए रिटन टेस्ट होते हैं, जब आप कॉलेज में आओगे तब और सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे कि यूपीएससी कैसे पास की जाती है, एसएससी कैसे पास की जाती है, रेलवे या बैंक में कैसे लगती है, टीचर कैसे बनते हैं, प्रोफेसर कैसे बनते हैं। तो इस तरह से उस शिक्षा में रोजगार के अवसर अनंत है। एक है एनएसएस भी चलता है हमारे कॉलेज में, गर्ल्स की यूनिट अलग है, बॉयज की अलग है। एनएसएस में जो गर्ल्स और बॉयज यूनिट हैं उनके अलग अलग प्रभारी होते हैं। गर्ल्स यूनिट में मैडम रहती है, वहाँ पर डॉक्टर पायललाई मैडम उसके इंचार्ज हैं, और एनएसएस का जो बॉयज यूनिट है उसमें डॉक्टर ऋषिकेश राजपूत जी सर हैं, वहाँ पे वो प्रभारी हैं उसके। तो ये भी बहुत अच्छा है, लगातार एनएसएस में समाज सेवा कैसे की जाती है उसके समय समय पर कैंप लगते हैं, समय समय पर कैंपों में आपको उद्बोधन होते हैं, प्रबोधन कार्यक्रम होते हैं, अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता आके आपको गाइड करते हैं, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आपको नौकरियों में काम आता है। ये एनएसएस की युवा उत्सव होता है साल भर में एक बार। आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, गायन में है कि डांस में है, लेखन में है, कविता में, कहानी में, बजाने में है, म्यूजिक में है, सब तरह के आपको अवसर मिलते हैं युवा उत्सव में, जो लगातार 2 दिन चलता है और बढ़िया भव्य कार्यक्रम होता है युवा उत्सव, यूथ फेस्टिवल कहते हैं उसको। इसके अलावा युवा प्रकोष्ठ की स्थापना हो गई है कॉलेज में। पूरा का पूरा कॉलेज, पूरी की पूरी, इतने बड़े रूम 2 हैं जो कंप्यूटर से, लैब से सुसज्जित हैं। आप पूरी कंप्यूटर एजुकेशन निवाड़ी कॉलेज में कर सकते हैं। युवा प्रकोष्ठ का मतलब ही है युवाओं के लिए जितने साधन हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान, निःशुल्क कोचिंगों में कहीं पैसा लाने की जरूरत नहीं है। ये युवा प्रकोष्ठ की स्थापना सरकार ने की है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हजारों किताबें, पुस्तकालय में अध्ययन की सुविधा है, वहाँ पर तमाम सारी जर्नल्स, तमाम सारे अखबार वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलते हैं। ये सारी के सारी सुविधाएं शासकीय है, सरकारी हैं, और विभिन्न छात्रवृत्तियाँ हैं जैसा कि हमने आपको बताई दिया है।
और ये बस सेवा है निःशुल्क, जो आपको पहले से बता दी है। बाद बाकी की बातें बहुत सारी तभी होंगी जब आप कॉलेज में आएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को तो यही विराम देता हूँ, प्राचार्य जी से और सुनेंगे। ये बात यहीं पर फुल स्टॉप है पीछे।